हे हाय, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम कुमार अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बहुत ही इजी आंसर है कि हमारे जितने भी नॉर्मल और एडवांस लेवल पर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या फिर नेचर में बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स की संख्या इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम पीएनएमआर को सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोटॉन एनएमआर को, और इसकी मदद से वी विल बी एबल टू डिटरमाइन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके वाइड एप्लीकेशन है, मैंने सबसे पहले वाली वीडियो पर डिस्कस करा हुआ है। बहुत सारी इसके एप्लीकेशन है, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से लेकर स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से लेकर हर फील्ड पर, एनालिटिकल से लेकर हर फील्ड पर इसके वास्ट एप्लीकेशंस है। तो आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा अगर आपको टाइम हो, अदरवाइज ये सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो फोकस्ड रहें कि आपको सिर्फ रिवाइज ही करना है। ऑलराइट, तो एनएमआर का जो प्रिंसिपल है वो अब प्रिंसिपल थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनएमआर कब मॉलिक्यूल एक्टिव होगा। तो ऑलराइट, तो सबसे पहले सीधी सी बात है, ये है स्पिन स्टेट्स। अगर I = 0 आता है, स्पिन स्टेट्स अगर 0 हैं, एनएमआर इनएक्टिव है। एनएमआर इनएक्टिव होगा आपका प्रोटॉन, आपका मॉलिक्यूल अगर I = 0 है तो आपका एनएमआर इनएक्टिव होगा। अगर I = 0 नहीं है, जैसे कि आपका प्रोटॉन कार्बन इनका हाफ होता है, 1H1 कार्बन 13 इनका हाफ होता है, ये सारे एक्टिव होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर स्पिन स्टेट्स होंगी तो वो एनएमआर शो करेंगी। कौन सी न्यूक्लियस एनएमआर। अच्छा ठीक है, एक बात और समझिए कि अगर ये कोई कोई भी मॉलिक्यूल का एक न्यूक्लियाई का एलिमेंट, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियाई है, ठीक है, एक्स और वाई डिनोट कर रहे हो, एक्स डिनोट कर रहा हो एटॉमिक नंबर को, एक्स डिनोट कर रहा हो एटॉमिक नंबर को, वाई डिनोट कर रहा हो एटॉमिक मास को, वाई डिनोट कर रहा हो एटॉमिक मास को। तो आपको ये बात याद रखनी है, अगर एक्स और वाई बराबर अगर इवन है तो वो न्यूक्लियाई आपकी एनएमआर इनएक्टिव होगी, वो एनएमआर शो नहीं करेगी, बाकी सारी अदर न्यूक्लियाई आपकी एनएमआर एक्टिव होती हैं। बदकनीमत की बात यह है कि सिर्फ हम I = ½ वाली न्यूक्लियाई को ही हम स्टडी करते हैं, सिर्फ I = ½ वाली को हम स्टडी करते हैं। तो चलिए सीधे हम 1H प्रोटॉन एनएमआर की तरफ चलते हैं। इसका भी I = 1 होता है, हाफ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो आपको बेसिक बात तो आपको पता ही होगी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करता है तो वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सीधी सी बात है, ये आपने बेसिक्स आपने लेवल 12 में क्लियर कर रखी होगी। इसका यहाँ पर एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन यहाँ पर क्या है कि जो न्यूक्लियाई होती है उसमें होते हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स की वजह से होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन्स में चार्ज होने की वजह से और न्यूक्लियस का नेट स्पिन, ये I = क्या है? नेट स्पिन है। नेट स्पिन को थोड़ा सा और डीप में समझते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स का कुछ अपना स्पिन होता है, न्यूट्रॉन्स का कुछ अपना स्पिन होता है। तो टोटल ऑल टू ऑल न्यूक्लियस का अगर नेट स्पिन अगर है, कुछ समथिंग है, तभी वो न्यूक्लियाई आपके एनएमआर शो करती है। तभी मैंने बोला I = 0। I = 0 का मतलब क्या है? स्पिन स्टेट्स का मतलब क्या है? नेट स्पिन, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो नेट स्पिन है वो आपका 0 है। अगर हाफ या कोई भी वैल्यू होती है तो वो नेट स्पिन एक्चुअल आपके न्यूक्लियाई का होगा। ऑलराइट, ठीक है, अब हम वापस से अपने प्रिंसिपल पर। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर स्पिन है न्यूक्लियाई का तो वो, चूंकि नेट स्पिन मतलब ये मूव करेगी, एक पॉजिटिव, एक क्लॉकवाइज, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मूविंग है। न्यूक्लियाई आपकी मूव करती है, स्पिन करती है, और न्यूक्लियाई में है पॉजिटिव चार्ज। तो स्पिनिंग पॉजिटिव चार्ज
आपका जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। हमारी चर्चा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की है, तो न्यूक्लियाई आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, इसके बाद जब आप एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, तो आपकी न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आपकी न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगी। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए कि अगर ये आपकी न्यूक्लियाई है, एक पॉजिटिव तरफ स्पिन कर रही है, एक नेगेटिव की तरफ स्पिन कर रही है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपकी दोनों न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्शन करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को समझिए, एनर्जी इसकी बात कर लेते हैं। एक न्यूक्लियाई मैं मान लीजिए इस न्यूक्लियाई की बात करता हूँ, जो न्यूक्लियाई जिसका मैग्नेटिक फील्ड, वो न्यूक्लियाई जिसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल अप कर जाएगा, अलाइन कर जाएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाएगा, तो सीधी सी बात है एनर्जी उसकी डाउन जाएगी। और वह न्यूक्लियाई जिसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल नहीं करेगा, अलाइन नहीं करेगा, तो उसकी एनर्जी हाई होगी ठीक है। तो सबसे पहले एक बात को ये समझिए कि ये आपकी अपर स्पिन है, ये आपकी डाउन स्पिन है। तो ये वाली जो स्पिन होगी आपकी, जो कि अपर साइड आपकी अगर है, और ये आपकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये है आपकी डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस डायरेक्शन में आने वाली न्यूक्लियाइज की एनर्जी ये होगी, डाउन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अलाइन कर जाएंगे, आपस में एक साथ अलाइन कर जाएंगे, तो उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसमें हम I = जो न्यूक्लियस स्टेट है वो है +½ ऊपर वाले की न्यूक्लियस स्टेट है I = -½ ऑलराइट। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि एक जो है तो अलाइन करेगा, एनर्जी डाउन जाएगी, एक जो है तो अपोज करेगा, एनर्जी अप जाएगी, ठीक है। ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा, जो डेल्टा ई होगा, ये एनर्जी डिफरेंस होता है रेडियो वेव का। हम क्या कर रहे हैं, हम NMR का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा ई जो डिफरेंस रेडियो वेव का होता है, ये डेल्टा ई डेवलप हुआ किस वजह से, न्यूक्लियाई के खुद के मैग्नेटिक फील्ड जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल और डीकपल करे, तो ये एनर्जी डिफरेंस पैदा हुआ, और ये एनर्जी डिफरेंस है रेडियो वेव का। अब बात क्या आती है, ये जो डिफरेंस है आपका एनर्जी डिफरेंस जो है रेडियो वेव का, तो ये इतनी ही एनर्जी की रेडियो वेव्स हम इंसिडेंट करवाते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि जो न्यूक्लियाई जो कि डाउन स्टेट में पड़ी हुई है, लो एनर्जी स्टेट में पड़ी हुई है, इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके, क्योंकि इस रेडियो वेव की एनर्जी डेल्टा ई है, डेल्टा ई एनर्जी अब्सॉर्ब करके ये न्यूक्लियाई एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट्स पर पहुंच जाती है, एंड फिर ये रिटर्न आती है, और फिर एनर्जी जो लूज करती है उसको सेंसर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है, एंड फाइनली आपको डेल्टा स्केल में आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता है, ये है आपके डेल्टा स्केल के पीक्स मिलती हैं आपको। स्पेक्ट्रम में क्या मिलती है, पीक्स मिलती है। अब इस पीक्स में भी एक बड़ी बढ़िया कहानी है। प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल बस इतना ही है, प्रिंसिपल में क्या था एक बार फिर से आपको सम अप कर देता हूं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 जब आपके न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, तो सम ऑफ द न्यूक्लियाई उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कपल अप कर जाता है, एंड उसकी एनर्जी डाउनवर्ड जाती है, एंड द एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आगे देखेंगे, एनर्जी डाउनवर्ड जाती है, और ऐसे न्यूक्लियाई जो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं उसकी एनर्जी अपवर्ड जाती है। उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा ई,
वो एनर्जी डिफरेंस होता है रेडियो वेव्स का, वो एनर्जी डिफरेंस होता है रेडियो वेव्स का। एंड देन हम रेडियो वेव्स का इंटरेक्शन करवाते हैं, रेडियो वेव्स का हम इंटरेक्शन करवाते हैं। एंड जो डाउन एनर्जी स्टेट्स में, नीचे वाले एनर्जी स्टेट में जो भी न्यूक्लियाइज प्रेजेंट हैं, जो भी डाउनवर्ड एनर्जी स्टेट में न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है, वो एक्साइट करके अबव वाले एनर्जी स्टेट पर पहुंच जाते हैं और वापस लौटते हैं और एनर्जी लूज करते हैं। वो एनर्जी को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है एंड फाइनली आपको डेल्टा स्केल में उसकी एक पीक मिल जाती है। फाइनली डेल्टा स्केल में आपको उसकी पीक मिल जाती है। ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। अब एक चीज इसमें बात है कि इसमें डेल्टा स्केल में एक हम रेफरेंस यूज करते हैं, दैट इज द TMS। TMS एक सॉल्वेंट होता है जिसकी हम मान के चलते हैं कि जो डेल्टा पीक है वो 0 होती है। TMS जो है तो डेल्टा पीक 0 होती है। TMS क्या है? हमारा रेफरेंस स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है CH3 का होल 4 SI। नाम इसका लिखते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन, नाम इसका लिखते हैं टेट्रामिथाइल सिलेन, ठीक है। अब इनके जो प्रोटॉन्स है, ये CH3 वाले जो प्रोटॉन्स है, इनका डेल्टा 0 मानकर चलते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि इन प्रोटॉन्स के अराउंड एक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है जो प्रोटॉन को अफेक्ट कर रही है। मान के चलते हैं कि इतनी जो भी अफेक्ट कर रही है वो 0 है। अब जो भी हमारे पास कंपाउंड मिलेगा या तो वो इससे ज्यादा डेल्टा वैल्यू आएगी, मतलब उसमें ज्यादा प्रोटॉन्स के अराउंड कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और कुछ ऐसी न्यूक्लियाई भी होंगी जिसमें प्रोटॉन्स के अराउंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। उसमें हमको डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, इसमें हमको डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ऑलराइट, ये डेल्टा की कहानी हो गई, TMS की कहानी हो गई, रेफरेंस स्टैंडर्ड टेट्रामिथाइलिन सिलेन डेल्टा 0। ऑलराइट, इसके रेफरेंस में हमारी डेल्टा की वैल्यूज आती हैं। ऑलराइट, अब I इक्वल टू, मैंने जो आपको बताया I इक्वल टू हाफ और I इक्वल टू -12, ये आपकी स्पिन स्टेट्स होती हैं। स्पिन स्टेट्स मतलब एक पोजीशन से उतना ही आगे जाना, उतना ही पीछे जाना। तो हाफ आगे जाना और -12 मतलब पीछे जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमने न्यूक्लियाइज की बात करी, उनका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि स्पिनिंग चार्ज जो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी हम बात करते हैं। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम किसमें नापते हैं? उसको हम नापते हैं मैग्नेटिक मोमेंट में। मैग्नेटिक मोमेंट में उसको मेजर करा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब न्यू इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है गामा आई। न्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। गामा क्या है? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। न्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, गामा है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आई तो आपको बता ही दिया मैंने, स्पिन स्टेट्स हैं जो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होंगी, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। इसके बाद एनर्जी, जो हमने स्टेट्स बनाई हुई थी, वो उन स्टेट की जो एनर्जी, जिसका डिफरेंस डेल्टा E था, तो उन अपर और डाउन जो स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू बी नॉट मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और न्यू आपका है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यू क्या है? ये न्यू आपका है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, मतलब सही भाषा है कि न्यूक्लियाई के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया। एनर्जी डिफरेंस, या फिर कहें तो एनर्जी स्टेट, जो आपके ऊपर नीचे जो स्टेट्स हैं, इस स्टेट की एनर्जी क्या होगी, इस स्टेट की एनर्जी क्या होगी, वो अब हम डिटरमाइन कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इक्वल टू माइनस न्यू बी नॉट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू रख देनी है। न्यू की वैल्यू होती गामा आई बी नॉट। तो अगर हम आई इक्वल टू हाफ प्लस हाफ, नीचे वाली एनर्जी की बात करें, तो जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी -12 गामा बी नॉट, -12 गामा बी नॉट। और यही अगर हम E -12 मतलब ऊपर वाली स्टेट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो आएगी हाफ गामा बी नॉट।
मतलब क्या है, इसकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, इसकी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में। मतलब क्या है, ये स्टेबिलाईजेशन की एनर्जी है। मतलब क्या है कि ये नेगेटिव वाली एनर्जी है वो स्टेबिलाईजेशन की एनर्जी, उतनी एनर्जी से आपकी न्यूक्लियाई स्टेबिलाईज हो रही है। और इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, मतलब इतनी एनर्जी आपकी न्यूक्लियाई की बढ़ गई। और आपको पता है एनर्जी बढ़ जाना मतलब सिस्टम डिस्टेबल हो जाना, डिस्टेबल हो जाना, अनस्टेबल हो जाना। तो जो आपकी न्यूक्लियाई है जिसकी एनर्जी इतनी है प्लस वाली है, वो न्यूक्लियाई आपकी अनस्टेबल सी है। ठीक है, ठीक है। और क्या कॉन्सेप्ट बचा, थोड़ा सा प्रिंसिपल पर ही पूरा आपको ध्यान दे लेते हैं। डेल्टा मैंने आपको बता ही दिया, केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, अब एक चीज आपको फॉर्मूला आपको पता ही है, अगर आपको डिराइव करना है तो वो डिराइव भी करवा सकता हूँ मैं। हालांकि फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। जो डेल्टा है वो न्यू सैंपल माइनस न्यू रिफरेंस अपॉन न्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रो, ये आपका केमिकल शिफ्ट निकालने का फॉर्मूला है। इससे पहले आपको एक चीज और समझ लेनी चाहिए, ये तो आप ठीक है, ये आप रट लोगे। डेल्टा की वैल्यू पीपीएम में आती है, पीपीएम में आती है। थोड़ा सा यूनिट का खेल ही होता है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेगा हर्ट्ज में आपको दी हुई होती है। और आप वैसे भी आपने देखा होगा जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं एनएमआर के, वो कहीं बोलते हैं ये 300 मेगा हर्ट्ज का है, ये 600 मेगा हर्ट्ज का, ये 400 मेगा हर्ट्ज का है। तो ये वैल्यू आपकी मेगा हर्ट्ज में होती है, जबकि जो सैंपल की वैल्यू और रेफरेंस की वैल्यू ये सारी हर्ट्ज में होती हैं, हर्ट्ज में होती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर ये ऊपर नीचे की वैल्यू आपको काटनी है तो नीचे वैल्यू 10 की पावर 6 करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे वैल्यू आपको 10 की पावर 6 करनी पड़ेगी, तब ये हर्ट्ज होगा, तब ये हर्ट्ज होगा, यूनिट से यूनिट कटेंगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो डेल्टा की वैल्यू है वो पार्ट पर मिलियन मतलब 1/10 की पावर 6, 1/10 की पावर 6, इतनी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखिए इतनी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी वैल्यू निकाल लेते हैं और पर 1/10 की पावर 6 लिखते नहीं, क्योंकि वैल्यू हम मेगा हर्ट्ज में ही रखते हैं। तो बट एक्चुअल क्या है, एक्चुअल तो ये है ना कि आपको 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर 6 में आपकी कितनी वैल्यू आ रही है ना। इसलिए हम बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। डेल्टा की वैल्यू किस में आती है, पार्ट पर मिलियन में आती है। हालांकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। देखिए ऊपर नीचे की यूनिट कट चुकी हैं, ऊपर नीचे की यूनिट कट चुकी हैं। तो डेल्टा की वैल्यू पार्ट पर मिलियन में आती है और वैल्यू बहुत छोटी होती है, मैंने यूनिट्स आपको बता दी। ये वैल्यू आपकी मेगा हर्ट्ज पर ही रखी जाती है। बट आपको समझने के लिए कि ये 10 की पावर 6 का फैक्टर एक इनविजिबल होता है, जिसकी वजह से हम पीपीएम इसे बोलते हैं, वो कहाँ से आता है, तो वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक बात आप और समझिए कि आपने शील्डिंग पढ़ रखी होगी, आपने कभी 12th में शील्डिंग तो पढ़ी रखी होगी, शील्डिंग इफेक्ट, उसमें शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा आता है। ठीक है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज है, उसका यहाँ पर थोड़ा सा यूज है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर थोड़ा सा वो चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे और कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होती है उसके अराउंड आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं, उसके अराउंड आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज होती हैं। और हम अभी तक सिर्फ न्यूक्लियस की बात करते आए हैं कि अगर एक्सटर्नली अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा, अगर एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ, तो ये ऐसा प्रिंसिपल होगा। बट हमने अभी तक इसकी चर्चा नहीं करी, क्योंकि अकेले हमें न्यूक्लियाई नहीं मिलती है, हमें उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सामना करना पड़ता है। हमें सबसे पहले न्यूक्लियाई के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से सामना करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से होता है कि जो आपके आने वाला जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो सम पार्ट मतलब कितना, सिग्मा कितना होता है, सिग्मा होता है कि कितना आपका न्यूक्लियस से कितने इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर है वो कम हुई, न्यूक्लियस का कितना शील्डिंग इफेक्ट कम हुआ, वो डिपेंड करता है सिग्मा पर। तो हम क्या, अगर और आसानी भाषा में समझना है तो आप इतना समझिए कि पहले शील्डिंग को समझिए। शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग होती है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस पर इफेक्ट खत्म हो जाना, या फिर न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर खत्म हो जाना, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उसको हम जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, सिग्मा आपका शील्डिंग कांस्टेंट होता है, जेड आपका एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है, और जेड इफेक्टिव मतलब पूरा नेट आपका मतलब इफेक्टिव कितना आपका न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो वैल्यू होती है। ठीक है,
सॉरी, अब हम एनएमआर की बात कर रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नली हम प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल हैं और मूव कर रहे हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहा होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपके न्यूक्लियाई पर पहुंचने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड गेट गॉट डिक्रीजेस। अब न्यूक्लियस पर पहुंचने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया तो कितना कम हुआ, कम उतना हुआ जितना जो न्यूक्लियस को सराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करने में खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया या फिर कहीं और लगा दिया। इसकी थ्योरी कुछ और है, बट आसान भाषा में आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो वो वैल्यू होती है आपकी जो कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स ने मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करने में लगा दी, और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी न्यूक्लियस तक पहुंचा, बी इफेक्टिव, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव जो कि न्यूक्लियस तक पहुंची वो हो जाएगी बी नॉट, मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में अप्लाई करी गई माइनस कितनी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स ने खपत कर दी, तो वो वैल्यू होगी सिग्मा इंटू बी नॉट। बी नॉट को सिग्मा से आपकी इलेक्ट्रॉन्स ने मैग्नेटिक फील्ड खपत कर दी, तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बी नॉट इंटू 1 माइनस सिग्मा, दैट इज द बी इफेक्टिव। ये आपका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है जो न्यूक्लियस तक पहुंच रहा है, जो एक्चुअल न्यूक्लियस तक पहुंच रहा है। तो अब हम अपने फॉर्मूले पर आ जाएं, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है E इक्वल्स टू हाफ गामा बी नॉट। हाफ को हटा देते हैं क्योंकि हम माइनस हाफ प्लस हाफ की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गामा बी नॉट आई की बात कर लेते हैं। ऑलराइट, या फिर आई को भी अभी हटा देते हैं क्योंकि एक वैल्यू ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, और हम जब बी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो गामा बी इफेक्टिव 1 माइनस सिग्मा, ये वैल्यू जो हमने अभी देखी, गलत हो रहा है, हम एनर्जी निकाल रहे हैं न्यूक्लियस की, ठीक है, एक्चुअल एनर्जी हम न्यूक्लियस की निकाल रहे हैं, तो गामा इंटू बी इफेक्टिव होगा, कितना न्यूक्लियस तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचा, ये ट्रू इक्वेशन होगी, गामा इंटू बी इफेक्टिव। तो बी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो है बी नॉट 1 माइनस सिग्मा। अब आपको ये पता है एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, देन वी कैन राइट हियर न्यू न्यूक्लियाई या फिर सैंपल, क्योंकि हम सैंपल ले रहे होंगे, सैंपल की न्यूक्लियाई की स्टडी कर रहे होंगे, तो न्यू सैंपल इक्वल टू हो गया गामा बी नॉट 1 माइनस सिग्मा। अब जो हम रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड जो TMS टेट्रामेथाइलिन सिलेन जो हम लेते हैं उसकी हम डेल्टा 0 मान के चलते हैं। मतलब क्या मान के चलते हैं कि नो शील्डिंग, सिग्मा इक्वल्स टू 0 है। ये बात थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि TMS जो कि हमारा सॉल्वेंट होता है उसको हम डेल्टा 0 लेकर चलते हैं, मतलब सिग्मा मतलब शील्डिंग कांस्टेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का न्यूक्लियस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का न्यूक्लियस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिग्मा 0 है, तो जो आपकी न्यू होगी वो होगी गामा बी नॉट, ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू होगी। जैसे मैंने ये ट्रू वैल्यू आपके सैंपल के लिए बताई, जो मैंने ये ट्रू वैल्यू आपकी सैंपल के लिए बताई गामा इंटू बी इफेक्टिव, इसी टर्म्स में ये जो वैल्यू होगी ये रेफरेंस की होगी, ये रेफरेंस की होगी कि नहीं होगी, गामा इंटू बी नॉट। बी नॉट क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि बी इफेक्टिव इक्वल टू है 1 माइनस सिग्मा इंटू बी नॉट। अब सिग्मा इक्वल टू 0 है, सिग्मा इक्वल टू 0 क्यों है, मैंने बताया डेल्टा इक्वल टू 0 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कोई न्यूक्लियस पर,
कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, देन बी इफेक्टिव इक्वल्स टू बी नॉट। तो हमने बी इफेक्टिव की जगह बी नॉट रख दिया, ये हो गई न्यू रिफरेंस इक्वल्स टू गामा इंटू बी नॉट। अब एक बात और, हमने क्या निकाल ली इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अब इसके पहले जो इक्वेशन निकाली थी ये वाली, न्यू सैंपल इक्वल्स टू गामा बी नॉट 1 माइनस सिग्मा, इसको एक बार लिखिए, न्यू सैंपल इक्वल्स टू गामा बी नॉट 1 माइनस सिग्मा। अब गामा बी नॉट की वैल्यू क्या है, गामा बी नॉट की वैल्यू है न्यू रिफरेंस, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा न्यू रिफरेंस 1 माइनस सिग्मा न्यू सैंपल। और जब आप सिग्मा की वैल्यू निकालोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी न्यू सैंपल माइनस न्यू रेफरेंस और न्यू रेफरेंस। सॉल्व करके देख लो आप, पर अभी सॉल्व करके देख लो, आपको ये वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन से, मतलब क्या निकला कि ये जो डेल्टा है, जो डेल्टा होता है यही सिग्मा है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। जो आपका शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा है वही आपकी केमिकल शिफ्ट डेल्टा है, वही आपकी केमिकल शिफ्ट डेल्टा है। मतलब अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे डेल्टा, वो डेल्टा आपका सिग्मा ही है, वो आपके इनडायरेक्टली इस वे से मैंने कैलकुलेट करवा दिया, बिल्कुल सही तरीका आपको बताया। कहीं पर भी अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखो, मैं आपको आंसर करूंगा। एक बात और बता दूं, ये जो न्यू रेफरेंस होती है, जो न्यू रेफरेंस वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट इक्वल होती है न्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। जो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड की वैल्यू आप लोगे वो आपकी वैल्यू होती है आपके सॉल्वेंट की, आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सॉल्वेंट की, दोनों की इक्वल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस की जगह आप न्यू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी लिख सकते हो। तो ये रही अभी तक की बात। तो यार इस वीडियो में तो मैं इतना ही कर पा रहा हूँ और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। तो अब आगे की जो बची हुई चीजें हैं, जो कपलिंग वगैरह है, वो सारा मतलब एक वीडियो और बनेगा, पूरा रिवाइज करके आपको मैं अलविदा कहूंगा। तो बस अभी तक के लिए बस इतना ही। सो सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।